नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9th की हिंदी। क्लास 9th की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपनी कृतिका पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का चैप्टर 2, जिसका नाम है मेरे संग की औरतें। और ये चैप्टर लिखा गया है मृदुला गर्ग जी द्वारा। तो आपने देखा, हमने लास्ट सेशन में ही इस पाठ को स्टार्ट कर दिया था और इस पाठ के विषय में मैंने काफी सारी चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस की थी कि किस तरह से इस पाठ में लेखिका जी ने जो अपनी अलग अलग पीढ़ियों की जो महिलाएं हैं उनके विषय में बताया है, और साथ ही बताया है कि किस तरह से सबकी जो विचारधारा है वो किस तरह से अलग अलग विचारधारा है, और किस तरह की एक तरह से महिलाओं के लिए उस टाइम पे एक विचारधारा हुआ करती थी और कैसे ये सब उस विचारधारा को तोड़कर आगे निकले थे। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आपने देखा होगा अभी तक भी आपने जितना पढ़ा उसमें काफी कुछ चीजें आपको ऐसा लगी होंगी कि ये बहुत ज्यादा एक तरह से बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है और बहुत कुछ सीखने को हमें इस पाठ में मिलने वाला है। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ, शुरू करते हैं अपने आज का सेशन। सभी बच्चे ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे और साथ ही समझने का प्रयास भी करेंगे। तो आप लोगों ने देखा ये चैप्टर हमने अपने लास्ट सेशन में स्टार्ट किया था और इसमें हमने काफी कुछ चीजें यहाँ पर पढ़ी थी। तो सबसे पहले मृदुला गर्ग जी ने यहाँ पर अपनी नानी के विषय में बताया था। तो जैसे कि मैंने बताया आप लोगों को कि जो उनकी नानी थी वो कैसी थी, उन्होंने स्वयं यहाँ पर बताया है अपनी नानी के बारे में कि उनकी नानी जो है बहुत ज्यादा पारंपरिक महिला थी, अनपढ़ थी और एक पर्दानशी औरत थी। यानी कि वो परंपराओं में रहना उन्हें पसंद था, रीति रिवाजों को निभाना उन्हें पसंद था, सभ्यता संस्कृति से वो जुड़ी हुई थी। और जबकि उनके जो नाना जी हैं, शादी के कुछ समय बाद ही वो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय यानी कि विदेश चले गए थे अपने बैरिस्ट्री की डिग्री लेने के लिए। और जब वो वहां से बैरिस्ट्री पढ़कर इंडिया आए, भारत आए, तो वो पूरी तरह से विलायती रीति रिवाजों को एक तरह से मानने वाले हो गए थे। अपने पूरे जिंदगी को वो विलायती रीति रिवाजों से गुजर बसर करने लगे थे। और फिर इस तरह से हमने देखा कि उनकी नानी जो है बिल्कुल भी उन्होंने अपने तौर तरीकों को नहीं छोड़ा, अपने रहन सहन को नहीं छोड़ा और ना ही कभी भी एक तरह से वो बहुत ज्यादा कम बोलने वाली महिला थी। उन्होंने कभी भी अपने पति पर ऐसा कोई भी रोक टोक नहीं की और ना ही स्वयं कभी भी उनके जो भी उनके रीति रिवाज थे उसमें कभी भी वो बंधी। तो यहाँ पर हमने देखा कि जब उनकी नानी को लगा, क्योंकि एक बार जब उनकी नानी को लगा कि अब वो मृत्यु के करीब हैं, क्योंकि एक तरह से उनका विवाह जो है कम उम्र में हो गया था और कम उम्र में ही उनकी जो बेटी है वो भी हो गई थी। तो उनकी बेटी जब 15 वर्ष की हो गई थी, उन्होंने देखा कि अब उन्होंने स्वयं को मृत्यु के करीब पाया, तो उन्हें अपनी बेटी की बहुत ज्यादा चिंता हो गई। तो आपने देखा किस तरह से उन्होंने उस टाइम पे वो मुंहजोर हो उठी, यानी कि जो कभी नहीं बोलने वाली महिला थी वो आज बहुत ज्यादा बोलने लगी। और उन्होंने उनके अपने पति से, जिनके सामने उन्होंने कभी कोई ऐसी बात नहीं रखी थी, उनसे उन्होंने कहा कि वो अपने मित्र जो प्यारे लाल शर्मा जी हैं उनसे वो मिलना चाहती हैं। और इस बात से सभी दंग रह गए कि ऐसा क्या हो गया कि हमेशा पर्दे में रहने वाली जो ये औरत थी वो आज एक अजनबी व्यक्ति से मिलना चाहती थी। सभी हैरतअंगेज थे सब। तो उन्होंने, जब वो प्यारेलाल शर्मा जी से मिली, उन्होंने कहा कि मुझे आप एक वचन दीजिए। वचन क्या था? उन्होंने कहा कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे, क्योंकि मेरे पति तो साहबों के परमारदार से ही मेरी बेटी की शादी करेंगे और मैं ऐसा नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि आप आजादी का कोई सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिए। तो इस तरह से लेखिका कहती हैं कि
खैर इस तरह से उनकी माँ की शादी पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई, जिसे आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में आईसीएस के एग्जाम में बैठने से रोक दिया गया, जिसकी जेब में कोई भी पुश्तैनी धेला नहीं था, यानी कि कोई भी जो पैतृक संपत्ति उसके पास नहीं थी, उनके पास नहीं थी, कोई भी ऐसा पैसा या बहुत सारी जमीन जायदाद उनके पास नहीं थी। और अपनी माँ जो उनकी माँ थी, गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और ऊंचे ख्याल रखने पर मजबूर हुई। अब लेखिका अपनी माँ के विषय में बताती हैं कि उनकी माँ जो है अपनी माँ से प्रेरित होकर और गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर वो खादी साड़ी पहनने का अभ्यास करती थी और रात रात तक वो जाकर उसे पहनने की एक तरह से प्रैक्टिस करती थी, ताकि दिन में उन्हें शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। और वे कुछ ऐसी नाजुक थी कि उनकी सास, लेखिका कहती हैं कि उनकी माँ और उनके पिताजी, देखिए यहाँ पर जो उनकी नानी थी, उन्होंने अपनी बेटी को और साथ ही उनके जो पिताजी थे, वो जो विलायती ख्यालों वाले थे, विलायती रीति रिवाजों वाले थे, उन्होंने अपनी बेटी को इतना नाजुक बनाया था कि उनकी सास, यानी कि लेखिका कहती है मृदुला गर्ग जी, कि मेरी दादी कहती थी कि हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोछी और छींके पर टाँक दी। यानी जिस तरह से हम किसी बर्तन को या किसी कपड़े को या किसी भी चीज को साफ सुथरा करके हम रख देते हैं, तो बिल्कुल वही चीज हुई कि धोई पोछी और छींके पर टांग दी। और लेखिका कहती हैं कि कभी भी उनको किसी ने छींके पर से उतारने की कोशिश नहीं की, यानी कि कभी भी उनसे किसी ने भी कोई ऐसी उम्मीद नहीं की कि वो घर की बहू हैं, उन्हें घर के काम करने चाहिए, वो घर की बहू हैं, उन्हें घर की जिम्मेदारी लेनी चाहिए, वो घर की बहू हैं, उन्हें अपने बच्चों का पालन पोषण स्वयं करना चाहिए, अपने बच्चों के लिए खाना बनाना चाहिए। तो अब देखिए यहाँ पर आगे आप देखेंगे कि क्यों नहीं की, ये सारी चीजें क्यों नहीं की, जो मैं कह रही हूँ कि ना, कि उन्होंने, उनकी सास ने जब ये कहा कि हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोछी और छींके पर टांग दी, पर गनीमत यह थी कि किसी ने भी उन्हें छींके से उतारने की कोशिश या पेशकश नहीं की, यानी उनसे किसी बात की कोई उम्मीद नहीं रखी। तो क्यों नहीं रखी, आप उसको भी देखिए। यहाँ से देखिए, यहाँ तक हमने अपने लास्ट सेशन में पढ़ लिया था। जिन बच्चों ने क्लास अटेंड की थी उनको अच्छे से सारी चीजें क्लियर हैं, और जिन्होंने नहीं की थी उनके लिए भी मैंने रिवाइज कर दिया है, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्यों नहीं की उन्होंने इस तरह से, यानी कि अपनी जो बहू है उसको जिम्मेदारी देने के लिए या ऐसे स्वयं उसको जिम्मेदारी उठाने के लिए प्रेरित क्यों नहीं किया, क्योंकि उसकी दो वजह थी। देखिए उसकी दो वजह क्या थी। पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम बाशिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों से खासे अभिभूत थे और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। और देखिए जो उस टाइम पे जो अंग्रेजों के शासन में रहते थे, अंग्रेजों से प्रेरित थे, जो साहबों के से खासे अभिभूत थे कि साहबों के तौर तरीके कैसे होते हैं। साहब जो बड़े, जो अंग्रेज अफसरों को साहब कहा जाता था। तो हिंदुस्तानी जो लोग थे वो साहबों से काफी अच्छे से अभिभूत थे, काफी अच्छे से जाने जाते थे। और देखिए यहाँ पर कि उनके नाना, यानी कि लेखिका के जो नाना जी हैं, जिनके विषय में अभी हमने बताया कि वो बैरिस्ट्री पढ़कर हिंदुस्तान आए थे और उन्होंने फिर वहीं से सारे जो विलायती रीति रिवाज हैं, विलायती रहन सहन है, उसको उन्होंने अपना लिया था। तो अब तो वो पक्के साहब माने जाते थे और बस जात से हिंदुस्तानी थे, यानी कि केवल उनकी जो जात थी उससे बस वो हिंदुस्तानी थे। बाकी उनका चेहरे मोहरे, रंग ढंग, पढ़ाई लिखाई सब में वे अंग्रेज थे। कौन? लेखिका के नाना जी। तो देखिए जिसके पिताजी साहब हों तो उनकी बेटी से कोई किस तरह से काम करवाए, किस तरह से उसको फोर्स करे कि वो घर के काम करे, किस तरह से उसको फोर्स करे कि वो लोगों की सेवा करे, तो एक वजह तो शायद ये हो सकती है।
और दूसरे देखिए मजे की बात यह है कि हमारे देश में आजादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। यानी कि एक बात यहाँ पर बहुत बड़ा व्यंग भी लेखिका कर रही हैं कि हम मजे की बात यह है कि हमारे देश में आजादी की लड़ाई लड़ने वाले ही वो कहते हैं अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। यानी कि वो अंग्रेजों के रीति रिवाज, अंग्रेजों के रहन सहन, अंग्रेजों का विलायती ढंग सबसे पहले उन्हीं लोगों ने अपनाया। अब यहाँ पर वो कहती हैं कि चाहे गांधी, चाहे नेहरू, चाहे हो या मेरे पिताजी के घर वाले, वो कहती हैं कि अब चाहे गांधी हो, चाहे नेहरू हो या मेरे पिताजी के घर वाले। अब देखिए ये गांधी, नेहरू और लेखिका कहती हैं कि मेरे पिताजी के घर वाले यानी कि मेरे जो दादी के घर वाले हैं वो सब क्या करते थे, अंग्रेजों के प्रशंसक थे, यानी कि साहबों के प्रशंसक थे। अब देखिए यहाँ पर लेखिका कहती हैं कि भले ही लड़का आजादी की लड़ाई लड़ते लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था, जो उनका बेटा था, यानी कि जिसके साथ उनकी माँ की शादी हुई थी, यानी कि लेखिका के पिताजी जो थे वो भले ही आजादी की लड़ाई लड़ते लड़ते उन्होंने अपना सब कुछ जो है न्यौछावर कर दिया हो, अपना सब कुछ लगा दिया हो, अपना सब कुछ समर्पित कर दिया हो और अपने सिर पर एक तरह से जो आन बान शान को यानी कि जो शोहरत, देश प्रेमी के रूप में शोहरत, देश सेवक के रूप में शोहरत, क्रांतिकारी के रूप में शोहरत वो एक तरह से एकत्रित करता रहता है, लेकिन दबदबा उसके साहबी ससुर का ही था। यानी कि भले ही जो उनके दामाद है वो एक स्वतंत्रता सेनानी रहे हो, भले ही उनके दामाद ने अपना सब कुछ अपने देश की स्वतंत्रता के लिए लगा दिया हो, लेकिन दबदबा जो घर में था वो साहबी ससुर का ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सरफिरे लड़की को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी थी। यानी कि वो अपनी माँ के लिए कह रही हैं कि एक आन बान वाले साहब ने, अपने नाना जी के बारे में कह रही हैं, उनके सरफिरे लड़के यानी कि जो जिसके ऊपर आजादी का फितूर सवार हो, जिसके ऊपर आजादी का एक बहुत ही बड़ा एक मन में बहुत सारी चीजें जिसकी चल रही हो, ऐसे सरफिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की जो उन्होंने सौंपी थी, उससे रोमांचक क्या और कोई परिकथा हो सकती थी। नाना जी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना जी की रजामंदी वे रोमांचक उपकथाएं ही थी। तो लेखिका कहती हैं कि ये एक बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंट था कि उनकी नानी ने जो अपने अंतिम समय में एक सनक भरी जो आखिरी ख्वाहिश रखी थी और उस पर उनके नाना जी को भी रजामंदी देनी पड़ी थी, उसी की ये रोमांचक उपकथाएं चल रही है। लेखिका कहती हैं जो कहानी के तिलिस्म को और गाढ़ा बना चुकी थी और उनकी दूसरी माँ अपनी उनकी दूसरी वजह अपनी माँ की अपनी शख्सियत थी। देखिए एक वजह तो ये हो सकती है जो यहाँ तक क्लियर किया कि एक साहबों के घर में पली बड़ी नाजुक जान लड़की जो है, उससे कौन घर का काम करवाए या उससे कौन सेवा करवाए या उससे कौन अपने एक तरह से उसको कौन एक सामान्य लड़की की तरह ट्रीट करे। तो एक तरह से एक वजह ये हो सकती है कि उनकी माँ जो है इस तरह का जीवन जी रही थी और दूसरी वजह ये थी कि उनकी माँ की अपनी शख्सियत थी। यानी कि उनकी माँ का भी अपना एक होता है ना किसी 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 के अंदर कि उसको रुचि नहीं होती किसी भी काम में, उसका अपना ही अलग तरीका होता है, अपना ही अलग ढंग होता है। तो वही चीजें लेखिका कहती हैं कि उनमें उनकी माँ जो थी उनमें खूबसूरती थी, नजाकत थी, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी थी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वो परिजात से कम जादुई मालूम नहीं होती थी।
कहती हैं, लेखिका कहती हैं दूसरी वजह ये थी कि उनकी अपनी ही एक शख्सियत थी, उनका अपना ही एक रुतबा था, उनमें खूबसूरती थी, नजाकत थी, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह से घुली मिली थी कि वो परिजात से कम जादुई मालूम नहीं पड़ती थी। जो सुंदर खूबसूरत जो फूल होता है, पारिजात का जो वृक्ष होता है, जिसमें से बहुत सुंदर भीनी खुशबू आती है, उससे कम जादुई मालूम नहीं पड़ती थी। उनसे ठोस काम करवाने का तो कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी जबानी राय जरूर मांगी जाती थी। और घर पर लेकिन उनका इतना दबदबा था कि घर का कोई भी ठोस और हवाई यानी कि कोई भी बड़ा काम करने के लिए उनकी जबानी राय जरूर मांगी जाती थी। यानी कि उनसे केवल एक तरह से पूछा जरूर जाता था, उनकी राय जरूर ली जाती थी, और अगर उन्होंने जो कह दिया उसे पत्थर की लकीर की तरह निभाया भी जाता था। यानी कि उसको पत्थर की लकीर की तरह निभाया भी जाता था। तो यहाँ पर लेखिका कहती है, मैंने अपनी दादी को कई बार कहते भी सुना था। उनकी जो दादी थी वो कहती है, मैंने अपनी दादी को कई बार कहते भी सुना था कि हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल हैं। यानी कि वो कहती है, वो एक तरह से कभी कभी उनकी जो दादी थी वो इस तरह की बातें भी किया करती थी। उनकी जो दादी थी वो कभी कभी इस तरह की बातें भी किया करती थी कि हम काम करने के लिए, यानी कि हम हाथी से हल नहीं जुतवाया करते, हमारे पास काम करने के लिए बैल हैं। तो इस तरह से लेखिका कहती हैं कि बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ आ गया था। यानी कि बचपन में ही मुझे इस बात का अर्थ समझ आ गया था जब देखा था कि हम बच्चों की ममतालु परवरिश के मामले में माँ के सिवाय घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। अब देखिए कितनी बड़ी बात है कि उनकी बच्चों के घर में, उनके घर में जो बच्चे थे उनकी परवरिश में, उनके लालन पालन में माँ के अलावा, यानी कि लेखिका की जो माँ है उनके अलावा सभी प्राणी, घर के जितने भी लोग हैं वो सभी मुस्तैद रहते थे, वो सभी लगे हुए रहते थे। और वो कहती हैं, दादी और उनकी जेठानियां ही नहीं, खुद मर्द जात पिताजी भी। वो कहती हैं कि केवल दादी और उनकी जेठानियां ही नहीं, दादी की जो जेठानियां थी या दादी के जो परिवार में और बाकी परिवार के मेंबर थे, साथ ही उनके मर्द जात पिताजी भी। यानी कि उस टाइम पे जो है, अगर घर में महिला है तो पुरुष को काम करने की बहुत ज्यादा जो है, एक तरह से घर का काम जो है महिलाओं के लिए माना जाता था कि महिलाएं इसको करती हैं। लेकिन उस टाइम पे लेखिका कहती हैं कि हमने देखा कि घर के सभी लोग, उनकी माँ को छोड़कर घर के सभी लोग जो है बच्चों के लालन पालन में, बच्चों के पालन पोषण में मुस्तैद थे। मुस्तैद यानी कि लगे हुए थे, ठीक, पूरी तरह से समर्पित थे। जीआईसी दरमिया, यस। तो कोई भी एक बच्चा फटाफट माइक लेगा, कोई भी एक बच्चा फटाफट माइक लेगा। यस, नाम क्या है बच्चे आपका? कृष्णा गर्ग। कृष्णा गर्ग। बच्चे आपको समझ आ रहा है हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर? कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर? फर्स्ट चैप्टर। कौन सी बुक का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं? कृतिका। क्या आप आज फर्स्ट टाइम क्लास में बैठे हैं बच्चा? क्लास का कोई और बच्चा जिसे हंसी ना आ रही हो वो माइक ले सकता है। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। मैम क्या पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर? कृतिका का फर्स्ट चैप्टर, मैं कृतिका का फर्स्ट चैप्टर इस जल पल्ले में। अच्छा, तो हम इस जल प्रलय में पढ़ रहे हैं। तो बच्चे इस जल प्रलय में जो हमारा चैप्टर था वो हमारा पिछले से पिछले सेशन में ही खत्म हो गया था। 2 सेशन पहले, 2 सेशन पहले हम इस जल प्रलय में पढ़ रहे थे। 2 सेशन पहले हम इस जल प्रलय में पढ़ रहे थे। 2 सेशन पहले हम इस जल प्रलय में पढ़ रहे थे। 2 सेशन पहले हम इस जल प्रलय में पढ़ रहे थे। 2 सेशन पहले हम इस जल प्रलय में पढ़ रहे थे। 2 सेशन पहले हम इस जल प्रलय में पढ़ रहे थे। 2 सेशन पहले हम इस जल प्रलय में पढ़ रहे थे। 2 सेशन पहले हम इस जल प्रलय में पढ़ रहे थे। 2 सेशन पहले हम इस जल प्रलय में पढ़ रहे थे। 2 सेशन पहले हम इस जल प्रलय में पढ़ रहे थे। 2 सेशन पहले हम इस जल प्रलय में पढ़ रहे थे। 2 सेशन पहले हम इस जल प्रलय में पढ़ रहे थे। 2 सेशन पहले हम इस जल प्रलय में पढ़ रहे थे। 2 सेशन पहले हम इस जल प्र
और बहुत अच्छे से हमने उस चैप्टर को पढ़ भी लिया था और होमवर्क भी मैंने आप लोगों को दिया था कि आप घर पर उस पार्ट से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर करेंगे। अब देखिए आपको पता ही नहीं है हम कौन सा चैप्टर यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अभी रीडिंग करेंगे आप, ठीक है? अब आप यहाँ से रीडिंग करेंगे क्योंकि देखिए मैं इस चैप्टर को काफी आगे तक पढ़ चुकी हूँ बच्चे। अब ये आप लास्ट जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें आप दोबारा सुनिएगा, मैं फिर से एक बार रिवाइज करूंगी। अभी आप रीडिंग कीजिए और बाकी सब बच्चे ध्यान देंगे, मैं किसी को भी उठाकर फिर से रीडिंग करवा सकती हूँ। चलिए रीडिंग करना स्टार्ट कीजिए। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल या जुतवा करते, हम पे बैल है। बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ में आ गया था जब देखा था कि हम बच्चों की ममतालु परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे। दादी और उनकी जेठानियां नहीं खुद मर्दजात पिता भी थे। पर ठोस काम न करने का यह मतलब नहीं था कि माँ को आजादी का जुनून कम था। वह भरपूर था और अपने तरीके से वे उसे भरपूर निभाती रही थी। जाहिर है कि जब जुनून आजादी का हो तो उसे निभाना भी आजादी से चाहिए, जिस से पूछकर उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। थोड़ा सा स्लो पढ़िए ताकि बच्चों को समझ भी आए कि आप क्या पढ़ रहे हैं। और आप देख रहे हैं कहीं पर अल्प विराम लगा हुआ है, कहीं पर पूर्ण विराम लगा हुआ है, तो उसी के हिसाब से आपने उतने सेकंड्स के लिए, उतनी देर के लिए आपने रुकना भी है, यानी कि आपने धीरे धीरे पढ़ना है, ठीक है ना? जो भी चीज पढ़ते हैं वो सामने वाले को समझ भी आनी चाहिए। चलिए। हमने अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसी नहीं पाया। न उन्होंने कभी हमें लाड़ किया, न हमारे लिए खाना पकाया और न अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वे घर बार नहीं संभाल पाती थी और उसमें ज्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। उनका ज्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था, बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और वे ये सब बिस्तर पर लेटे लेटे किया करती थी। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा या दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें न नाम धरते थे, न उनसे आम औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के किसी प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी। चलिए कोई बात नहीं बच्चा, आप बैठ जाइए। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लेखिका कहती हैं कि उनकी जो दादी हैं उन्होंने कभी भी एक तरह से उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर, हमारे पास काम करने के लिए लोग हैं। बचपन में ही वो कहती हैं कि हमें इस जुमले का, जो उनकी दादी ये जो जुमला किया करती थी उनका अर्थ मालूम हो गया था, क्योंकि माँ के अलावा उनकी फैमिली के सभी मेंबर जो है बच्चों की परवरिश में बिल्कुल पूरी तरह से मुस्तैद थे। वो कहती हैं लेकिन ठोस काम करने का ये मतलब नहीं था, यानी कि वो घर का झाड़ू पोछा नहीं करती, वो घर में खाना नहीं बनाती, वो घर की जिम्मेदारियां नहीं उठाती। इसका मतलब ये नहीं था कि माँ को आजादी का जुनून कम था। वो कहती हैं कि ये जुनून भरपूर था, वो अपने तरीके से उसे भरपूर निभाती भी थी। और वो कहती हैं कि जब जुनून आजादी का हो तो उसे निभाना भी आजादी से चाहिए, जिस से पूछकर या उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। तो लेखिका कहती हैं कि हमने भी अपनी माँ को कभी भारतीय माँओं की तरह नहीं पाया। देखिए आज के समय में भी जो माँ होती है वो ज्यादातर एक तरह से उसको लगता है कि अगर वो अपने बच्चे का पालन पोषण खुद से नहीं करेगी, अगर वो बच्चे को खाना खुद से नहीं खिलाएगी, या अगर वो अपने बच्चे को ढंग से उसके कपड़े नहीं धोएंगी तो नहीं हो पाएगा। तो ये ऐसा उनकी माँ के अंदर नहीं था। वो कहती हैं ना ही हमारी माँ ने हमारे लिए कभी खाना पकाया, ना ही एक अच्छी पत्नी, एक अच्छी बहू होने की सीख हमें दी। क्योंकि लेखिका, आप देखेंगे लेखिका जो है वो 3 बहनें और एक भाई हैं, और आगे आप देखेंगे कि किस तरह से उनका जो फैमिली रही। तो वो कहती है कि कभी भी उनकी माँ ने उन्हें आगे चलकर
एक अच्छी पत्नी और एक अच्छी बहू होने की सीख नहीं दी। वो कहती है कि कभी उन्होंने ना तो खुद इस काम को किया और ना ही उन्होंने कभी हमें ये कहा, क्योंकि उनके लिए आजादी का कुछ और ही मतलब था। और लेखिका कहते हैं कुछ तो वो अपनी बीमारी के चलते भी वो घर बार नहीं संभाल पाती थी, यानी कि अपनी बीमारी के चलते भी वो घर के काम नहीं कर पाती थी। लेकिन वो कहती हैं उसमें ज्यादा हाथ उनकी अरुचि का था। यानी कि एक होता है ना कि एक तो इंसान मजबूरी में काम करता है और एक इंसान करता है अपनी रुचि से। तो ना तो वो किसी मजबूरी से काम करती थी और ना ही उनमें किसी काम को करने की रुचि थी। उनका ज्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था, बाकी साहित्य की चर्चा में या संगीत सुनने में, और ये सारी चीजें वो बिस्तर पर लेटे लेटे कर लिया करती थी। और वो कहती हैं फिर भी जैसा कि मैंने कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनके ससुराल के अन्य सदस्य ना तो उन्हें कभी इस चीज के लिए नाम धरते थे और ना ही उनसे एक आम औरत होने की अपेक्षा रखते थे। और लेकिन लेखिका कहती है कि उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, क्योंकि ना तो कभी उन्होंने एक अच्छी बहू का फर्ज निभाया, ना तो उन्होंने कभी एक अच्छी माँ का फर्ज निभाया, ना ही उन्होंने कभी किस परिवार के सदस्य के लिए कोई मेहनत वाला काम किया। तो वो कहते हैं कि फिर भी सबकी श्रद्धा उनमें इतनी क्यों थी। तो वो कहते हैं जबकि वह पत्नी और माँ बहू किसी के प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती रही थी। यानी कि जो होता है ना कि एक बहू सास ससुर की सेवा करेगी या अपने बच्चों के लिए खाना पकाएगी या अपने बच्चों का पालन पोषण करेगी या अपने बहू होने का कोई भी कर्तव्य निभाएगी। तो वो कहती हैं कि उनको इतनी ज्यादा श्रद्धा क्यों लोग उन पर देते थे। देखिए दो रीजन तो उन्होंने पहले क्लियर कर दिए थे इस चीज के, लेखिका कहती हैं। ठीक है, वो कहती हैं साहबी रौब के अलावा जो पहला रीजन उन्होंने बताया कि एक साहबी रौब था कि उनके पिताजी साहब हैं, तो इस साहबी रौब के कारण और दूसरा उनके अपने अलग तरीके से जीवन जीने के कारण, इन दोनों कारणों के अलावा लेखिका कहती हैं कि मेरी समझ में दो और कारण आए। यानी कि वो कहती हैं कि दो रीजन मेरी समझ में और आए कि वो कभी झूठ नहीं बोलती थी। यानी कि वे कभी झूठ नहीं बोलती थी, उनकी माँ जो थी वो कभी भी झूठ नहीं बोलती थी और एक की गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। यानी कि कभी होता है ना किसी एक विश्वास पात्र महिला थी वो, यानी कि परिवार का कोई भी सदस्य या घर का कोई भी इंसान उनसे आकर यदि अपनी प्रॉब्लम शेयर करे, अपनी बात शेयर करे, तो वो कभी भी किसी की बात को दूसरों के साथ शेयर नहीं करती थी। यानी कि इधर की बात उधर करना उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, झूठ वो कभी नहीं बोलती थी। तो लेखिका कहती है कि पहले के कारण उन्हें घर वालों से आदर मिला हुआ था और दूसरे के कारण उन्हें बाहर वालों की दोस्ती मिली हुई थी। जो पहला था कि वो झूठ नहीं बोलती थी और एक तरह से साहबी रौब भी थोड़ा-सा उनके परिवार के कारण उनमें था, तो इस कारण उन्हें परिवार में आदर मिला हुआ था। और दूसरा जो जैसे मैंने आपको बताया ना कि किसी के साथ हम अपनी कोई भी पर्सनल बातें, कोई भी दुःख अपना कोई भी बात अगर हम शेयर कर सकें, तो उसके लिए हमें एक विश्वास पात्र व्यक्ति की ज़रूरत होती है कि जिसके साथ हम अपने सब कुछ यानी कि अपने मन की अच्छी-बुरी बातें, क्योंकि हर बार ऐसा नहीं होता कि जो हम अपने मुंह से कह रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, जो हमारे दिमाग में चल रहा है, वो हम चाहते हैं, लेकिन मन में कभी-कभी ऐसी बातें आ जाती है तो हमें लगता है कि काश किसी के साथ हम इन सारी बातों को शेयर कर पाते और वो हमारी इन बातों को किसी से डिस्कस नहीं करता, क्योंकि हर टाइम हम एक जैसे नहीं होते। कभी हमारे अंदर किसी कारणवश कोई परेशानी हमारे दिमाग में चल रही होती है, कोई दिक्कत हमारे दिमाग में चल रही होती है या कोई चीज़ ऐसी होती है, कोई बात ऐसी होती है जो हम चाहते हैं कि कोई हमारी सुने, लेकिन किसी और को ना पता चले। तो ये सारी चीज़ें इसी कारण वो सबकी दोस्त बनी हुई थी। यानी कि एक ऐसा दोस्त जो कहते हैं ना ये मेरा सीक्रेट फ्रेंड है। सीक्रेट फ्रेंड यानी कि इसको मेरे सारे सीक्रेट्स पता है और ये किसी को भी उन सीक्रेट्स को शेयर नहीं करता है। तो वो कहती हैं
लेखिका कहती है मृदुला गर्ग जी, दोस्त तो वे हमारी भी थी, यानी कि अपने बच्चों के साथ भी वो इसी तरह का बिहेव रखती थी। माँ की भूमिका हमारे पिताजी खूब निभा देते थे। लेखिका कहती हैं जो उनकी रियल माँ थी वो उनके साथ दोस्त की भूमिका में रहती थी, और वो कहती है माँ की भूमिका तो हमारे पिताजी ने हमारे लिए बहुत अच्छे से निभाई। तो आपने देखा कि किस तरह से यहाँ पर लेखिका ने अपनी माँ के विषय में बताया है, अपने पिताजी के विषय में बताया है, अपने परिवार के विषय में बताया है, और सभी परिवारजनों की सोच और अपनी माता की सोच के विषय में बताया है। अभी ये चैप्टर हमारा काफी लेंथी है, आगे भी हम इसे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमने जितना पढ़ा है, आप सभी के पास आपकी पाठ्य पुस्तिका है, तो इस चैप्टर को एक बार घर पर रिवाइज करके आएं, और बाकी के पार्ट को कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।